हम लोग ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, इसका दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक, तो इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से कि तुम लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और उसको फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ठीक है, ऊर्जा यानी एनर्जी, उसका पारंपरिक स्रोत यानी क्या, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने समय से उपयोग किया जा रहा है, उसका जो हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वही तो कहलाता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। जो कई वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रयोग किया गया था, उसी ऊर्जा का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। उदाहरण के लिए जैसे बायोगैस देख लो, है ना, गोबर गैस हो गया, वो पहले से भी यूज किया जाता था, तो वो क्या हो गया? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। और क्या क्या है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब भी पहले से उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब सारे क्या है? जीवाश्म, बायोमास, ये सारे उसमें आ गए। तो पहला देखो जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आता है? जीवाश्म ईंधन, बायोमास, ये था पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, यानी जो पुराने समय से उपयोग कर रहे हैं। तो पहला जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन कहते किसको हैं? तो जीवों के अंश के द्वारा, है ना। क्या होता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक जीव जंतु पेड़ पौधा सड़ गल करके उसका जो होता है ना मटेरियल सब, उस पदार्थ का कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर बैठ जाता है। कहाँ पर? जमीन के नीचे, है ना। एक लेयर होगा जहाँ चट्टान होगा, वहाँ जा करके सारे सड़ गल करके क्या होते होंगे? बैठ जाते होंगे। जैसे अभी देख लो कोरोना वायरस के कारण लाखों लोग मर रहे हैं, तो ये जो दफनाया जा रहा है एक ही जगह 100-100, 2-2 हजार, 5-5 हजार आदमी को, वो सड़ गल करके क्या होगा? कहीं ना कहीं उसका अवशेष नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो वही चीज है। तो जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के शरीर का जो है सड़ा गला पार्ट जो होता है ना, जीव जंतु या फिर जो भी है सजीव, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह जमा हो जाता है। उस ईंधन को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो जीवाश्म ईंधन में देख लो कौन कौन सा चीज, कोयला, है ना, ये जंतु से तो बनता नहीं, ये पेड़ पौधा से बनता है ना। पेड़ पौधा कहीं पर भूकंप आ गया, बहुत सारा जंगल जो है नीचे चला गया, जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गया तो क्या हो जाएगा? गर्मी के कारण वह क्या होगा? जल जाता है, कोयला बन जाता है ना। तो आप कहोगे गर्मी के कारण कैसे कैसे गर्मी उत्पन्न होता है? तो हमारे घर में फसल जब काटते हैं, मक्का अभी कटने वाला है, मकई को जो है काट करके एक जगह जमा करेंगे तो उसका बोझा के अंदर क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो वही बात है, उसी तरह से पेड़ पौधा भी जमीन के नीचे, तो उसमें लेकिन कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम में तीनों चीज आ जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे क्या है? पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम और कोयला क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम किस चीज से बनता है? तो वह जीवों के अवशेषों के सड़ने गलने के बाद जो अवशेष बचता है ना, उसका जो भी लाखों वर्षों में उत्पादन और सीमित भंडारण। यानी क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन कितने वर्षों में उत्पादन होता है इसका? लाखों वर्ष लगता है। कोयला हम जादू से तुरंत नहीं बना सकते, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये भी तुरंत नहीं बना सकते हैं, उसको बनने में भी क्या लगता है? समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो ये चीजें। और दूसरा चीज क्या है? जीवाश्म ईंधन सीमित भंडारण है। इसका मतलब जीवाश्म ईंधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं जमीन के नीचे है, उसको निकाल करके उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन वह अंत हो जाएगा। इसलिए क्या कहा? सीमित भंडारण है। और क्या बोला? अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? जिसका हम एक बार उपयोग कर ले दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, है ना। चावल खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं, तो फिर दोबारा उपजा लेते हैं गेहूं, तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय स्रोत हो गया ऊर्जा का। लेकिन कोयला और पेट्रोल ये सब क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये दोबारा नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि ये अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भारत वर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? पूरे विश्व में यदि 100 kg कोयला है तो भारत में कितना है? 6 kg कोयला भारत में है। झारखंड का नाम सुना होगा, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्ष तक ही बने रहेंगे। मतलब हुआ क्या? पंखा बंद कर दो थोड़ा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम जिस प्रकार से अभी खर्च कर रहे हैं, कोयला का उपयोग कर रहे हैं, यदि ऐसे ही करते रहेंगे, अधिक से अधिक हम लोग कितने दिनों तक कोयला का उपयोग कर सकते हैं? जो भारत में कोयला है मात्र 250 वर्ष तक। तो ऐसा मत सोचना करे हम तो 60 साल जी लेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, है ना। लेकिन हमारा अगला पीढ़ी, अगला जनरेशन
पोता परपोता वो सब कैसे देखेगा कोयला, वो तो जानेगा ही नहीं कि कोयला भी होता है, कि खत्म हो जाएगा तब तक 250 साल में। उसके बाद जीवाश्म ईंधन जलाने से क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है ना, या हानियां होती है। तो कौन कौन सी हानियां होती है जीवाश्म ईंधन से? क्या होता है, प्रदूषण होता है ना, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं धुआं निकलता है, डीजल डालते हैं जिस गाड़ी में उससे भी धुआं निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है और इससे हमें हानियां भी है। तो जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, इसको जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है और सल्फर निकलता है। यानी कि ये ऑक्साइड के रूप में, किसके और रूप में, ऑक्साइड के रूप में। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, पता है, ऑक्सीजन। ऑक्साइड में क्या छिपा हुआ, ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड, जो भी बोलो। तो ये चारों के चारों, तीनों कौन कौन, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये क्या करता है, हवा को गंदा करता है, वायु प्रदूषित करता है ना। और इसके कारण क्या हो जाता है, देखो जीवाश्म ईंधन से हानि है हमको, उसका तो उपयोग करते हैं हम लोग गाड़ी चलाने में, मशीन चलाने में, या फिर जो है कोयला दिखता होगा प्रेस करने वाले दुकान में कोयला जो जलाता है वो भी वही कोयला है ना। लेकिन इससे निकलने वाला कौन कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है ना। ये सारे ऑक्साइड के रूप में, ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्साइड के रूप में क्या होते हैं। यानी क्या हुआ, तो ये क्या करता है ना, यहाँ तो हवा में निकल गया, हवा को क्या किया, प्रदूषित कर दिया। लेकिन जब बारिश होता है ना, तो वर्षा के जल में ये हवा क्या होता है, घुल जाता है ना, और उससे क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। क्या बन जाता है, एसिड। तो ये जो गंदगी, तो क्या देखे कि तो कौन कौन गैस निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड क्या करता है ना, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड हवा को प्रदूषित कर देता है। प्रदूषित करना का मतलब हानि पहुंचाने वाला बनाता है, हानिकारक बना देता है। और यह क्या करता है, वर्षा के जल के साथ घुल जाता है, घुलने के बाद यह एसिड बना लेता है, एसिड यानी अम्ल बना लेता है। और यह क्या करता है, जब बारिश के साथ फिर जमीन पर आ जाता है तो यह क्या करता है, मिट्टी को खराब कर दिया, मृदा प्रदूषित हो गया, जल को खराब कर दिया, जल प्रदूषण हो गया। जल खराब हो जाएगा, जल में एसिड डाल देंगे तो क्या होगा, जल का जो जीव जंतु है वो मर जाएगा। मिट्टी में एसिड डालेंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मिट्टी और जल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, यह क्या करता है, ताजमहल जैसा जो बिल्डिंग संगमरमर से बना हुआ है, व्हाइट संगमरमर से, उस पर भी जो वर्षा का जल गिरता है, वो अम्ल वर्षा जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है, वह परत खराब होते जा रहा है, उसका कलर डिसकलर होते जा रहा है, कलर बदलते जा रहा है ना। दूसरे घर के मकान में देखो बारिश होता है तो दाग पड़ जाता है ना। तो ये सब इसी के कारण। अब है अगला पॉइंट, हानि पहला जान गए क्या होता है, 3 गैस के कारण उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को भी उत्पन्न करती है। क्योंकि देखो जितने भी पेट्रोलियम या फिर कोयला है उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इतना तो पता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, कैसा होता है, भारी यानी वजनदार। तो जो भारी गैस होता है वो क्या होता है, सबसे नीचे होगा, जो हल्का गैस है वो तुरंत ऊपर उठ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण यह क्या होता है, धरती के सतह पर होता है। धरती के सतह पे कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल। तो उस सतह पर यह रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह क्या करता है ना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण धरती का सतह क्या होता है, गर्म होता है। अभी देखो कितना मौसम गर्म है, ये किस कारण से, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, है ना। यदि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा रहता तभी थोड़ा ठंडक महसूस होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जित हो रहा है। हम लोग भी सांस के द्वारा जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं, तो गर्मी तो बढ़ेगा ही। तो वही चीज है, और इसके कारण जब गर्मी बढ़ता है धरती पर, धरती के सतह पर, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ में आया, ग्रीन हाउस प्रभाव किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भारी होने के कारण यह क्या होता है, पृथ्वी के सबसे निचले परत पर रहता है, निचली सतह पर रहता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है क्या कि जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का उपाय है ना। तो क्या करेंगे, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का क्या उपाय है, तो पहला उपाय है दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके, है ना। कुछ ऐसा तरीका लाएंगे
ताकि उसको जलाने पर जो है कम से कम धुआं निकले, कम से कम प्रदूषण निकले, है ना। एक ऐसी प्रक्रिया लाएंगे, एक ऐसा प्रोसेस लाएंगे, तो एक ये चीज हो गया दहन प्रक्रम में दक्षता में वृद्धि करके। दूसरा चीज क्या हो गया, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों को वातावरण में पलायन कम करना। मतलब क्या हो गया, जैसे कि देख लो चिमनी हो गया, ईटा भट्ठा देखा होगा, चिमनी जो होता है जिससे धुआं निकलते रहता है, ऊपर में एयर फिल्टर मशीन लगा देंगे, एयर फिल्टर मशीन बनता है हवा को साफ करने वाला, है ना। उस एयर फिल्टर मशीन से क्या करेगा, उस हवा को साफ कर देगा, तो स्वच्छ हवा वातावरण में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं जाएंगे, तो इससे क्या होगा, गर्मी भी नहीं बढ़ेगी, या फिर अम्ल वर्षा का भी सिचुएशन नहीं होगा। अब है तापीय विद्युत संयंत्र। ये क्या होता है तापीय विद्युत संयंत्र, तो जीवाश्म ईंधन को जला करके ही तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा तापीय ऊर्जा घर, एक घर होता है जिसको क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा घर बोलते हैं उसको, ठीक है, तापीय ऊर्जा घर बोलते हैं। तो तापीय ऊर्जा घर का मतलब कि ताप का मतलब तो जानते हैं टेम्परेचर, तापमान, यानी क्या करते हैं उसमें भाप के द्वारा, है ना, विद्युत उत्पन्न करते हैं। किस चीज के द्वारा, भाप। तो यहाँ पर क्या हो गया, तापीय ऊर्जा घर में भी विद्युत उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होगा, मान के चलो कि एक टैंक है कि नहीं, उसको क्या किए, उसमें पानी डाल दिए, नीचे क्या है, कोयला डाल दिए, है ना, कोयला को आग लगाया कोयला में, तो कोयला गर्म होगा, पानी क्या होगा, उबलेगा, पानी के ऊपर से बंद कर देंगे कवर, उसमें एक लगा देंगे टरबाइन, टरबाइन लगाएंगे जो घूमने वाला, तो अंदर भाप बनेगा, भाप के कारण वो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन को कनेक्ट कर देंगे हम लोग डायनेमो से, और डायनेमो घूमेगा तो क्या होगा, उत्पन्न बिजली उत्पन्न होगा। तो ये डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होता है। लेकिन उसको चलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन को जला करके तापीय ऊर्जा घर बनाते हैं, उससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करते हैं, है ना। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले और तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, है ना। कहाँ पर ये लगाया जाता है, जहां कोयला उत्पादन हो जाए, यहाँ पे जहां पर कोयला खुदाई करके मिलता हो। मतलब समझ में आया कि कोयला का खान जहां पर है वहां पर स्पेशली ये लगाया जाता है, क्योंकि दूर दराज भी लगाएगा तो फिर कोयला लाना पड़ेगा ना। तो खर्च काम कौन सा करता है आदमी, जिसमें कि आसान काम हो। आसान काम मतलब समझते हो कि प्रत्येक इंसान क्या कैसे काम करता है, सोचता है जल्दी भी हो जाए और बढ़िया से हो जाए, है ना। तो वही काम तो इसमें भी है, ताप विद्युत संयंत्र में कम खर्च भी पड़े, मेरा बिजली भी उत्पादित हो जाए। तो जहां कोयला का क्षेत्र होगा, जहां तेल का क्षेत्र होगा, और वहां पर ही क्या होता है, या फिर परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सके, यानी कि हमको लाने जाने में जो पैसा खर्चा हुआ कोयला को, वो बच जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत का जो संचरण होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है ना। कोयला का उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में, पेट्रोल डीजल का भी उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में, लेकिन उससे भी बढ़िया कौन होता है, विद्युत होता है। कैसे होता है देख लो, अब जो है बैटरी वाला टेम्पू चलता है, 3 पहिया गाड़ी चलता है कि नहीं, बैटरी वाला कार भी चलता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन देखो बिजली पर चलता है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं दक्ष है, आसानी से काम कर पाता है। इसीलिए ये विद्युत तापीय संयंत्र समझ गए, तापीय विद्युत संयंत्र कैसे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जल विद्युत संयंत्र। ये तो मैंने बताया था, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक नदी होता है, ठीक है, नदी पर बांध बनाते हैं। बांध बनाने से क्या होता है, नदी का पानी तो रुकेगा, है ना, बहुत ऊंचा बांध अच्छे से बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पानी जैसे ही रुकता है तो ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, फाटक लगा देते हैं। फाटक समझते हो, देखा होगा कहीं पर खोलने वाला रहता है, लगाने वाला, पानी निकालने के लिए ऊंचा जगह पे फाटक लगा देता है। उसके बाद क्या करता है, उधर नीचे टरबाइन लगा देता है। टरबाइन घूमने वाला एक फैन टाइप से होता है, और वहां पर लगाता है। पानी को ऊपर से खोला जाता है उसके फाटक को, पानी नीचे की ओर गिरता है बहुत तेजी से, और उस टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है बहुत तेजी से। और टरबाइन किससे जुड़ा रहता है, डायनेमो से जुड़ा रहता है, और बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो समझ में आ गया। तो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग बदल देते हैं। गिरता हुआ जल क्या है, जल तो स्थिर रहता है, उसको जब गिराते हैं तो वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है। जल विद्युत संयंत्र यानी कि जल विद्युत कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हमको बांध बनाना पड़ता है ना, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। अब यहाँ पर एक शब्द आया जल प्रपात, ये क्या होता है, प्रकृति में पहले से मान चलो कोई पहाड़ पर से पानी गिर रहा है ऑटोमेटिक खुद ब खुद, तो वहां से ऊपर से पानी गिर रहा है तो हम टरबाइन लगा देंगे तो काम हो जाएगा,
है कि नहीं। लेकिन अब जहाँ तो हर जगह तो पहाड़ है नहीं, हर जगह तो जलप्रपात है नहीं। जलप्रपात समझ गए ना, ऊंचे जगह से जब पानी गिरता है। तो एक नवादा में भी है, ठीक है ना, एक जलप्रपात घूमने जा सकते हो वहां पर। तो जलप्रपातों की संख्या कम है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नदी पर बांध बना करके बिजली उत्पन्न करते हैं। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% जल विद्युत ऊर्जा से ही पूरी की जाती है। यानी कि 100 आदमी यदि 100 यूनिट, एक यूनिट बिजली मीटर उठता है ना यूनिट के हिसाब से, हाँ या नहीं। तो भारत में ऊर्जा का मांग 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र से होती है। यानी कि हम लोग जितना बिजली उत्पन्न यूज करते हैं, उपयोग करते हैं पूरे देश में, उससे में 25% बिजली कहाँ से मिलता है हमको, जल विद्युत संयंत्र से ही मिलता है। इससे फायदा क्या है बताओ, यानी कि जल विद्युत संयंत्र से लाभ। तो पहला लाभ ये है, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसमें ना तो हम कोयला का यूज करते, ना पेट्रोल का यूज करते, थोड़ा सा बांध बनाने में जो खर्च लग जाए, बस वही। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है, सालों भर उसमें पानी रहता है ना। और सालों भर पानी रहने के तो क्या हो गया, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत संयंत्र क्यों है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि नदी में सालों भर पानी रहता है। और पानी रहने के कारण क्या होता है, हम बांध बनाएंगे तो उसमें पानी तो हमेशा रहेगा और उसका उपयोग हम कर सकते हैं विद्युत बनाने में। तीसरा चीज क्या हो गया, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना और सिंचाई करना सुलभ हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यदि ऐसे नदी पर बांध नहीं बनाते तो नदी देखते हो कैसे कैसे मुड़ जाता है कहीं से कहीं। यदि बांध बना देते हैं तो वहां पर पानी जमा होता है, वहां से हम छोटी छोटी नहरें क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, गांव तक पहुंचा सकते हैं पानी को। ये भी उपाय हो जाएगा, छोटा छोटा फाटक लगा करके। जैसे यहाँ पर देख लो नहर में चैनल लगा हुआ है, पानी इधर से बहता है खेत में। तो इस तरह से समझ में आ गया कि बांध के निर्माण से दो फायदा हो गया, बाढ़ भी नहीं आएगा क्योंकि पानी को कंट्रोल करके रखेंगे हम, और सिंचाई भी आसानी से कर सकते हैं। हानि क्या क्या है, बांध के निर्माण से कृषि योग्य भूमि, मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, बांध बना दिए, नदी यहाँ तक आया, मान के चलो यहाँ बांध बना दिए हैं, अचानक पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बांध से पहले टूट जाए तो क्या होगा, बाढ़ ही आएगा। क्योंकि पानी को तो हम बहुत ज्यादा जमा करके रखते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, खेती गृहस्थी जो करता है सारा खेत डूब जाएगा, मनुष्य का घर डूब जाएगा, इसके कारण उसके घर नष्ट हो जाएंगे। एक नुकसान ये है। पारिस्थितिकी, इसी के कारण तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे कभी। पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, क्या नष्ट हो जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने का मतलब क्या हो गया, तो देख लिए क्या चीज, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पहले ये जान ले, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम समझता होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। हाँ सही बात है, सिर्फ मानव को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, जानवर को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, खेत को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को, सबको नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी यानी सारी चीज नष्ट हो जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। पेड़ पौधा वनस्पति जल में डूबने से, आवासीय परिस्थिति में सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। अब देख लो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस में, हम लोग अभी अभी पढ़े थे, जिसके कारण धरती गर्म होती है ना। दूसरा गैस कौन सा है, मीथेन गैस। क्यों, बाढ़ जब आया तो क्या होगा, सारा चीज डूब जाएगा। मान के चलो अचानक रूम में बाढ़ आ गया, सारा चीज डूब जाएगा तो कुछ दिन में सड़ेगा। सड़ने के बाद क्या होगा, उससे कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, CH4। CH4 यानी कि C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, तो कार्बन तो है ही इसमें, तो यानी ये क्या हो गया, यह भी एक तरह से ग्रीन हाउस गैस होता है ना, और ये भी हानिकारक होता है। विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, कहने का मतलब क्या हो गया, बाढ़ के कारण जो है घर यदि समाप्त हो जाता है, घर डूब जाता है, घर टूट जाता है, बह जाता है, कहना आसान है कि सरकार क्या करती है, उसको मदद कर देती है, रहने के लिए पैसे देती है, कुछ मदद करती है। जैसे फसल बर्बाद हो गया तो कुछ पैसा देगी। हाँ, जो अभी किसान 2 लाख कमाता है, 1 लाख रुपया बेच कर, मकई बेच करके कमाता है, उसको कितना 5,000, 10,000, 15,000 संतोष करना पड़ जाएगा। तो उससे क्या होता है, संतोषजनक पुनर्वास की समस्या रह ही जाती है। तो ये भी नुकसानदेह है। जैसे नहर है, नहर में मेरा जमीन था वो कट गया, उस जमीन का कोई वैल्यू नहीं, गया तो गया, तो हमको नुकसान हुआ कहीं ना कहीं। तो ये चीजें है ना, हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक क्या बना हुआ, बांध बनाया हुआ है, हम लोग जो है वही चीज यूज किए हैं, सेम सिस्टम है,
टरबाइन लगाए हैं, है ना। टरबाइन से जो है जनित्र यानी कि वही डायनेमो को कनेक्ट किए हैं, उसके बाद जो इसको पोल से जोड़ दिए हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? पानी को रोके थे, यहाँ पर फाटक लगाए हुए हैं, है ना। क्लियर? सेम चीज है, यही प्रक्रिया, इसको हम अपने से बना सकते हैं। टरबाइन देखो घूमने वाला लगा हुआ है यहाँ पर नीचे, ठीक है ना। पानी बहुत तेजी से बहता है, क्योंकि ढलान है, ऐसे ढलान बनाया हुआ है तो पानी तेजी से बहता है, तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है, और घूमता है तो वहां पर लगा हुआ है डायनेमो, और वो चलने के बाद बिजली को कहाँ भेज देता है? पोल के पास, हम लोग के पास फिर आ जाता है। उसको जो है वोल्टेज को कम करने के लिए क्या लगाया हुआ है? ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को। फिर जो है अब अगला लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। और अच्छे से समझो, पढ़ो बढ़िया से।